आज मेरा दिल ज़्यादा ही बेचैन हुआ तो मैंने शरद को कॉल लगा दी। मैंने पूछा कब आओगे शरद, क्योंकि उसे लंदन गए काफ़ी समय हो गया था। शरद कहने लगा मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी मिलने में कुछ महीने और लग जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हुई थी। मैंने कहा आखिर तुम इंडिया आना क्यों नहीं चाहते? तो कहने लगा परी समझने की कोशिश करो, हमारे घर के हालात तभी अच्छे हो सकते हैं जब मैं मेहनत करूंगा, और मैं इस तरह छुट्टियां ले लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अगर अपने खर्चे पर इंडिया आ भी जाऊं तो इतना पैसा लग जाएगा कि हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलेगी और वही मुझे इंडिया भेजने का खर्चा भी उठाएंगे। मेरी छुट्टियों के पैसे नहीं काटेंगे। शरद मुझे अपनी परेशानी बता रहा था। मेरा दिल उदास हो गया, लेकिन मैं फिर भी जिद करने लगी। कोई बात नहीं, अपना पैसा लगाकर और छुट्टियां लेकर आ जाओ। शरद कहने लगा इतना पैसा इंडिया आने में लगा दूंगा तो घर कैसे चलेगा? कुछ महीने इंतजार कर लो। शरद की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। शादी के 1.5 महीने बाद ही शरद लंदन चला गया था। अब हमारी शादी को 3 साल होने वाले थे और मैं उसका इंतजार करते करते पागल हो गई थी। नई नई शादी को एंजॉय करने के मेरे सारे सपने टूटकर रह गए थे। कितने सपने सजाए थे कि मैं अपने पति के साथ हर जगह घूमने जाऊंगी, हम प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। हर रात मेरी शरद की बाहों में गुजरेगी। लेकिन मेरे सारे सपने कांच की तरह टूटकर बिखर गए थे। शरद भी लंदन से अपनी बेताबियां बेकरारियां बताता रहता था। हर बार यही बात करता कि अब मैं नहीं रह सकता, बस जल्दी ही इंडिया आ जाऊंगा। तो मुझे भी उम्मीद होने लगी थी कि जल्दी ही शरद वापस इंडिया लौट आएगा। मगर इंतजार करते करते 3 साल का समय गुजर गया था और शरद अभी तक वापस नहीं आया था। वो हर बार कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता कि परी बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए भी आसान नहीं है तुमसे और घर वालों से इतना दूर रहना। मगर परदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना आसान काम नहीं होता। मालिकों की बात माननी पड़ती है। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो नौकरी से निकालने में देर नहीं लगाते। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी बेरोजगारी फैली हुई है। उन्हें वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे निकाल देंगे तो उन्हें कोई दूसरा वर्कर मिल जाएगा, लेकिन मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तुम खुद ही सोचो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? जब छुट्टी ना मिले तो कैसे आऊं? मैं तो शादी के बाद से शरद से अलग ही रह रही थी। जैसे तैसे अपने दिल को समझाकर समय काट रही थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरे लिए अपने पति के बगैर रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि मेरी और शरद की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे सारे जज्बात मेरे पति शरद के लिए ही थे। और जो 2 महीने में प्यार शरद ने मुझे दिया था, मैं तो उसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। उसके बिना एक पल भी रहने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन शरद 2 महीने के बाद ही ये कहकर चला गया कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा और हम अपना एक अलग आशियाना बनाएंगे। ससुराल वालों की सेवा कर करके अब मेरा भी दिल भर चुका था। अगर दिल अंदर से खुश हो तो ससुराल की सेवा करने में भी मजा आता है। लेकिन ना पति मेरे साथ था और ना ही उसकी मोहब्बत। मैं बेकार में उनकी सेवा कर करके नौकरानी बनी बैठी थी। कभी कभी अपनी माँ के घर जाकर अपने माँ बाप से भी लड़ जाती कि ये कैसी शादी है जिसमें पति साथ रहना ही नहीं चाहता, उसे बस कमाने की चिंता है, पत्नी की परवाह नहीं कि वो कैसे रह रही है। मैं शादी के बाद मुश्किल से 2 महीने तक ही शरद के साथ रह रही थी। अब तो ऐसा लगता है कि अब मैं अब तक कुंवारी हूँ। मेरा पति भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता था, लेकिन उसके उदास होने से और मेरी परवाह करने से क्या फायदा जब वो मेरे करीब ही नहीं रहता था। वो मुझसे कहता मुझे अपनी तस्वीर भेज दिया करो, तुम्हें देखकर अपनी थकान उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल करता, मैं शरद को देखकर रोने लगती तो वो मुझे तसल्ली देने लगता। कहता कि कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते तक छुट्टी मिल जाए तो मैं घर आ जाऊंगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। शरद मुझे एक नई उम्मीद दिलाकर अगले हफ्ते तक फिर से मेरा दिल तोड़ देता था, ये कहकर कि छुट्टी नहीं मिल रही। शरद के जाने के बाद मैंने खुद को सजना संवरना छोड़ दिया था, लेकिन शरद को मेरी उदासी की परवाह थी। जब भी फोन वीडियो कॉल करता, मेरे खराब हुलियों को देखकर उसका दिल भी उदास होता। कहता परी ये क्या हालत बना रखी है तुमने, ऐसा लगता है बरसों की बीमार हो। खुद को सजाया करो, अपनी नई नई तस्वीर बनाकर मेरे पास भेजा करो। उसकी फरमाइश पर मैं अब खुद को थोड़ा सजाने संवारने लगी थी, तैयार होने लगी थी और अच्छी अच्छी तस्वीर खींचकर शरद के पास भेजने लगी थी।
शरद मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो जाता था। तारीफ करने लगता तो मैं शर्मा जाती। मैं तो वैसे भी अपनी तारीफ की बड़ी ही शौकीन थी। खूबसूरत भी बहुत थी और बचपन से ही मुझे अपनी तारीफें सुनने का बड़ा शौक रहा था। अभी जब शरद मेरी तारीफ करता तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाती। उसके जुमले पर मेरा दिल बहलने लगता था। मगर मेरी सास को मेरी ये मुस्कुराहट भी रास ना आई। एक दिन मुझे बुलाकर बोली, तुम्हारा पति तो घर पर नहीं रहता, तुम किसके लिए इतना तैयार होने लगी हो? मैं एकदम से बौखला गई। मैंने कहा, मम्मी जी वो शरद वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो मुझे उजड़े हुए होलिये में देखकर शिकायत करते हैं, इसीलिए उनके कहने पर खुद को थोड़ा सजा सवार कर रखती हूँ। मेरी सास बड़ी पुराने ख्याल की थी और शरद का मुझे यूं प्यार जताना मेरी सास को एक आंख नहीं भाया था। माथे पर बल डालकर कहने लगी, तो शरद दिन में एक बार वीडियो कॉल करता है, लेकिन तुम तो पूरा दिन लिपि पोती फेरती रहती हो। क्या जरूरत है इस तरह श्रृंगार करके घर में घूमने की? घर में जवान देवर हैं, जेठ हैं, इस तरह सजी सवरी घूमोगी तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचेगा। थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरा एक देवर और एक जेठ था। शरद अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था, मगर इस घर में मैं पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वो औरतों से बहुत नफरत करता है। उसकी मंगनी हुई थी, मगर उसने शादी से कुछ समय पहले ही अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी थी। मुझे ये बात अजीब लगी थी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी अपनी समस्याएं कम थी जो मैं दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती। पति पास नहीं था और सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। जब से सास ने तैयार होने से रोका था, मेरा मूड अब और भी खराब रहने लगा था। अब शरद की कॉल आती तो मैं रो पड़ती कि अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये सुनकर शरद भी मुझे समझाने लगा, तो कोई बात नहीं, माँ ठीक कहती हैं। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार रहो तो ज्यादा अच्छी बात है। घर में मेरे जवान भाई हैं, अगर तुम्हें इस तरह सजा सवरा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, मैं रात को वीडियो कॉल करता हूँ, रात को ही खुद को तैयार रखा करो और सुबह सादा से होलिये में घर में रहा करो। शरद की सोच पर मुझे भी दुख हुआ था। उसे भी मुझ पर विश्वास नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप भी करती तो मेरी सास मुझे टोकने लगती थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, मेकअप करती तो और भी ज्यादा निखर जाती थी। और ये सच भी था। मेरे देवर और मेरे जेठ की नजर मेरी तरफ उठ ही जाती थी और मेरी सास को भी ये डर था कि कहीं पति की गैर मौजूदगी में मैं बहक न जाऊं, क्योंकि मैं भी जवान लड़की थी। नई नई शादी हुई थी। एक नेचुरल सी इच्छा होती है शादी के बाद लड़की का अपने पति के साथ रहना, और जब पति पत्नी की इच्छाओं को पूरा ना कर पाए तो पत्नी इधर उधर बहक सकती है। और शायद यही डर मेरी सास को बैठा हुआ था। मैं फैंसी साड़ियां पहनती तो मेरी सास मुझे फौरन रोक देती, कहती इस तरह की साड़ी पहनने की क्या जरूरत है, फुल ब्लाउज पहना करो, सर पर पल्लू डाला करो, और कोई जरूरत नहीं है इतना फुल मेकअप करने की। घर में जवान लड़के रहते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारी लापरवाही मुझे एक दिन नुकसान में डाल देगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो ये मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी चाहे करती फिरो। शादीशुदा लड़की को भी सावधान रहना चाहिए। शादी का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं परेशान हो जाती थी। मुझे तो शादी से पहले ही सज धज कर रहने का शौक था। मैं खूबसूरत थी, खुद को बना सवार कर रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी, पति को शिकायत लगाती हूँ तो वो भी कहते हैं कि मम्मी जी ठीक कहती हैं। तो मैं शरद को कहती कि मुझे मायके में रहने की अनुमति दे दो ताकि मैं खुलकर जी तो सकूं। लेकिन शरद इस बात पर भी राजी नहीं होता था। कहता, मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं, अगर तुम मायके में जाकर बैठ गई तो वो और भी बातें बनाएंगे कि पति परदेश में पड़ा है और पत्नी मायके में जाकर अय्याशियां कर रही है। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे घर पर मेरी माँ के साथ रहो, मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं तो अब बोर सी हो गई थी। अजीब रूखी फीकी सी जिंदगी गुजार रही थी। अजीब से लोग थे, ना उल्टे लिए जाते थे ना सीधे। सच संवर कर मैं थोड़ा बहलने की कोशिश करती तो मेरी सास को पसंद ना था। मायके जाने की बात करती तो शरद को पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। मुझे सब बुरा लगता था। पति से मोहब्बत तो थी, क्योंकि वो था ही मोहब्बत करने के लायक। बेहद खूबसूरत हैंडसम नौजवान लड़का था, मगर उसके घर वालों से मुझे बहुत उलझन होती थी। सादा से हुलिये में और फीके फीके रंग के कपड़े पहनकर मैं समय से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी थी।
मुझे लगता है कि मेरी सास बेकार में ही मुझ पर पाबंदियां लगाती थी, क्योंकि मेरा जेठ तो औरतों में दिलचस्पी रखता ही नहीं था और अपने मंगेतर को भी तलाक दे चुका था। मेरी सास ने बताया कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे जेठ को ही लड़कियों से क्या चिढ़ थी कि मंगनी के 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया और दोबारा शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी बहुत ही सादा मिजाज का लड़का था, बस अपने आप में रहने वाला। सुबह घर से निकलता तो रात को ही वापस आता था और फिर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। ना कोई गैर जरूरी बातें करता, ना कमरे से बाहर निकलकर बैठकर टाइम पास करता था। और वैसे भी उसकी भी मंगनी हो चुकी थी, मगर शादी इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि मेरी सास उसकी शादी से पहले मेरे जेठ की शादी करवाना चाहती थी। क्योंकि मेरे जेठ सब भाइयों में बड़े थे और मेरी सास उसकी शादी करके इस फर्ज से भी आज़ाद होना चाहती थी। खानदान वाले भी उंगलियां उठाने लगे थे कि आखिर इसमें ऐसी क्या कमी है कि वो शादी नहीं कर रहा। अब तो लोग उल्टी सीधी बातें भी बनाने लगे थे कि जरूर लड़का शादी के लायक नहीं है, तभी वो शादी नहीं कर रहा। हालांकि मेरे जेठ अच्छे भले सेहतमंद थे, अच्छी शक्ल सूरत के मर्द थे। ना जाने क्यों उसे औरतों से उलझन होती थी। अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरे जेठ के अंदर मर्दाना ताकत की कमी है और वो औरतों को खुश नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो शादी नहीं करता। और ये अच्छा ही था कि किसी दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा वो शादी ही ना करे। पता नहीं क्यों मेरी सास इस बात को नहीं समझती थी और उसके पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो। अच्छा कमाता था, पहले पति के साथ लंदन में ही रहता था, मगर अब इंडिया आकर रहने लगा था। मैं शरद को हर बार उसके बड़े भाई की मिसाल देती कि वो तो गैर शादीशुदा है, फिर भी घर पर रहते हैं। शरद, आपको चाहिए था कि शादी के बाद इंडिया में ही कोई नौकरी तलाश कर लेते। अजीब इंसान था शरद भी, पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा था और मैं यहाँ हर वक्त अपना दिल जलाती रहती। शरद को कोई परवाह ही नहीं होती थी। मैं जब ज्यादा ही परेशान हो जाती तो मैं कहती, शरद बस अब वापस आ जाओ। मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मेरे लड़ने पर वो मुझसे फिर समझाने बैठ जाता कि थोड़ा सब्र और कर लो परी, बस थोड़े से पैसे जमा कर लूं ताकि मैं इंडिया आकर कोई छोटा मोटा सा काम शुरू कर सकूं और हमें फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। मुझे भी ये तन्हाई काट खाने को दौड़ती है, तुम्हारी याद आती है तो रातों रात नींद नहीं आती, लेकिन मैं दिल को समझा लेता हूँ कि बस कुछ ही दिन की दूरी है, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। मेरे ससुराल का सिस्टम भी बड़ा अलग ही था। मेरा देवर भी कमाता और अपना खर्चा खुद करता और बाकी बची हुई अपनी सेविंग कर लेते थे। मेरा जेठ जो कमाता उससे घर का खर्च चलता था, लेकिन शरद जो भी पैसे कमाता और वो सब अपने माँ बाप को भेज देता, ये कहकर कि जब इंडिया आऊंगा तो कोई अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता था। शरद को चाहिए था कि वो अपना पैसा अपने पास सेव करता, क्योंकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे जेठ अच्छे भले पैसे कमा रहा था और घर के खर्च भी हो रहे थे, फिर भला सारा पैसा अपने माँ बाप के हाथ में देने की क्या जरूरत थी। शरद को मैं कई बार दबे शब्दों में भी कह चुकी थी कि अपना सारा पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया करें, और मेरी बात सुनते ही शरद भड़क उठा था। कहने लगा, तुम अभी से मेरा तेरा करने लगी हो, मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हूँ। शरद की इस बात पर मैं खामोश हो जाती। खैर, सास के मना करने पर मैंने सजना संवरना छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपने जज्बातों का क्या करती। जब भी रात को सोने के लिए लेटती तो मुझे शरद की बहुत याद आती। मेरे जज्बात बहकने लगते तो मैं तकिया अपने सीने से दबोच लेती, शरद की बाहों में समाने के लिए तड़पने लगती। अब मुझे अजीब सी आदत होने लगी थी। मैं जब भी नहाने जाती तो अपनी तस्वीर बना लेती थी और उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं खुश होती रहती थी। अब तो ये आदत मेरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं ज्यादातर अपना समय बाथरूम में ही गुजारने लगी थी और नहाने के बीच अलग अलग पोज में अपनी तस्वीर बनाती रहती थी। अब तो मेरा दिल मेरे बस से बाहर होता जा रहा था और फिर एक दिन जज्बातों में भरकर मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो शरीफ औरतों को भी शोभा नहीं देता। मगर मैं अपनी तारीफें सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी मर्द मेरे खूबसूरत से फिगर की तारीफ करे, और इसीलिए ये काम करते हुए मुझे उस समय बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये कदम मेरी जिंदगी में क्या तूफान मचाकर रख देगा। मेरी सास हर वक्त मेरे ऊपर निगाह रखती थी। मैं ज्यादातर कमरे में बंद रहती या बाथरूम में ज्यादा समय गुजारती, तब भी मेरी सास का खटकने लगा था। वो अक्सर मुझसे सवाल करने लगती और मुझे देखकर उनके चेहरे के हाव भाव अलग हो जाते। एक दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं एकदम से घबरा गई। मोबाइल के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं था।
अपनी तस्वीर बनाने का जो मुझे नया नया शौक हुआ था, वो शौक मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी हो चुका था और उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती थी। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ता और मेरे मोबाइल में तो मेरी ऐसी ऐसी तस्वीरें थी, अगर कोई देख लेता तो मैं बदनाम हो जाती। शरद का मेरी सास के नंबर पर फोन आया तो मैं शरद को मोबाइल खराब होने का बताया। शरद बोला, तुम चिंता मत करो बड़े भैया, वैसे भी घर के सब मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर जाकर खुद ही ठीक कर लेते हैं, तुम भी भैया को फोन दे दो, वो तुम्हारा फोन ठीक कर देंगे। मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया था कि चलो मेरा जेठ इस टाइप का मर्द नहीं है कि वो मेरे मोबाइल में ताका झाकी करेगा। मेरे जेठ ने पूछा तो मैंने बता दिया। सुबह के समय अपने जेठ को फोन दे दिया था और वो शाम को ही ठीक करवा कर ले आए। मैं जेठ के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने जेठ के कमरे से निकलते देख लिया और वो एकदम से घबरा गई। मुझे बुलाकर सवाल करने लगी, तुम साहिल के कमरे में क्यों गई थी? मैंने उन्हें समझाया कि मम्मी जी, मेरा मोबाइल खराब हो गया था और वो ठीक करवाने को दिया था, वही लेने गई थी। मगर पता नहीं मेरी सास को हर वक्त मुझ पर शक क्यों रहता था। मेरी सास मुझे समझाने लगी कि लड़कियां शादी के बाद पति के बगैर भी गुजारा कर लेती हैं। घर को चलाने के लिए पति परदेश में जाकर पैसे कमाते हैं तो वो लड़कियां अपनी ससुराल में रहकर ही अपने पति का इंतजार करती हैं और खुद को अपने पति के लिए संभाल कर रखती हैं, अपनी इज्जत को महफूज रखती हैं। तुम भी अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, अगर एक बार उसमें दरार आ जाए तो फिर वो दरार कभी नहीं भरती। गैर मर्दों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि गैर मर्द गैर ही होते हैं। तुम्हारा जेठ भी आखिर तो मर्द है और जवान है, उससे ज्यादा फ्री मत हुआ करो, दूरी बनाकर रखा करो। मुझे अपनी सास की ये नसीहत बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मैं चुप रही। मगर मेरी सास की अगली बात मुझे घबराहट में डाल गई। वो बोली, तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो। कभी तुम सच सवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है, नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। मैं मुंह खोल अपनी सास को देखने लगी। मेरी सास इतनी छोटी छोटी सी बातें भी महसूस कर रही थी। मैं हैरान हुई थी, आखिर मेरी सास को मुझसे प्रॉब्लम क्या थी। मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन सच तो ये था कि मेरी सास ने दुनिया देखी थी, वो एक अनुभवी औरत थी, उन्हें मेरे अंदर बदलाव महसूस हो रहे थे, इसीलिए वो मुझे समझाती थी। उन्हें पता था कि मैं एक जवान लड़की हूँ और कहीं मैं राह से भटक ना जाऊं, क्योंकि मैं अपने पति के बगैर रह रही थी और शायद अब वो समझने लगी थी कि मुझे पति के बगैर नहीं रहा जाता। मैंने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, मगर एक दिन शरद ने मुझे बताया कि मम्मी अब हर वक्त जिद करने लगी हैं कि सारा काम धंधा छोड़ो और इंडिया आ जाओ। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है। पहले तो खुद ही कहती थी कि इतना पैसा जमा कर लो कि खुद का कारोबार शुरू कर लो, फिर इंडिया जाकर सेटल हो जाना। लेकिन अब वो कहती है कि सारा काम धंधा छोड़कर इंडिया आकर बैठ जाओ और यही कोई नौकरी तलाश कर लो। शरद की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी और शरद की अगली बात पर तो मेरा जी चाहा अपना सर पीट लूं। मेरी सास ने शरद को ये भी कहा था कि परी धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही है, पता नहीं वो कैसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी हैं। इससे पहले कि तुम कोई बड़ा नुकसान उठाओ, इंडिया जल्दी लौट आओ। शरद मुझसे सवाल करने लगा, तुम सारा सारा दिन क्या करती रहती हो कि मम्मी जी अब डरने लगी हैं। अब मैं शरद की बात का क्या जवाब देती। शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई थी। मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी थी। मैंने रोते हुए शरद से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती है, क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं। अब मैं कमरे में बंद रहने लगी हूँ, तब भी तुम्हारी माँ मुझ पर शक करने लगी है। मैं अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई गुनाह तो नहीं कर रही। मुझे बता दो फिर मैं क्या करूँ? ना घर में सज सवर कर घूमूं, ना मायके में रहूं, ना कमरे में बंद रहूं, आखिर करूं तो क्या करूं? मैं गुस्से से फट पड़ी। गुस्से की तेज तो मैं शादी से पहले ही थी। मेरी माँ भी मेरी इस बात से डर जाती थी कि गुस्से में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ना ही मैं सामने वाले का कोई लिहाज करती थी। जो मुंह में आता बदतमीजी कर जाती थी और शादी के बाद पति की दूरी ने मुझे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था और फिर मेरे दिल में चोर था, इसलिए मैं डर गई थी और चीख चिल्लाकर अपने आप को सही साबित करने लगी थी। मैंने रोने पर, चीखने चिल्लाने पर शरद कुछ गड़बड़ गया और सफाई देने लगा। कहने लगा, मेरी माँ को गलतफहमी हो गई होगी, सादा मिजाज की औरत है, इसीलिए छोटी छोटी सी बात को महसूस करती हैं।
उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं शरद से लड़ने लगी तो फिर जल्दी से इंडिया आ जाओ या फिर मुझे मेरे मायके भेजो। अब मेरा इस घर में दम घुटता है। शरद भी परेशान हो गया था। वो अपनी माँ को फ़ोन करके मना करने लगा कि परी को रोक टोक मत किया करें। वो पहले ही मेरे बिना परेशान रहती है, तन्हाई का शिकार है। और फिर उस दिन के बाद से मेरी सास ने मुझे रोक टोक करना छोड़ दिया था, मगर उनकी नज़रें अब भी हर वक्त मेरे आसपास घूमती रहती हैं। मुझे सास के बदलाव पर हैरत हुई थी। इन 3 सालों में अपनी सास को इतना तो समझ गई थी कि वो किसी के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देती थी। मैं भी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, मेरी सास ने हमेशा मुझसे सावधान अंदाज में ही बात की थी। लेकिन अब मेरी सास का मुझ पर हर वक्त बातें बनाना और मुझ पर शक करते रहना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी सास सोने से पहले एक गिलास गुनगुना दूध पीती थी। वही देने मैं अपनी सास के कमरे में गई थी, लेकिन दरवाजे पर ही मैं रुक गई थी, क्योंकि अंदर से जो बातें आ रही थी उन आवाज़ों में मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम सुनकर ही मैं दरवाजे पर रुक गई थी। मेरा जेठ और सास कमरा बंद करके बातें कर रहे थे, और जो बातें वो कर रहे थे वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल चाहा जेठ के गरेवान पकड़ लूं। वो इतना गिरा हुआ इंसान था, लेकिन मैं बेकार का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी। अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गई। मैं उन बातों को सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैं तो अपने जेठ को बहुत ही सीधा साधा इंसान समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी वो इस टाइप का मर्द था। शर्मिंदगी और अपमान से मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे अपने पति को बताते हुए भी शर्म आ रही थी। उस रात पूरी टेंशन में निकल गई थी, और इस टेंशन में अपना मोबाइल खोलकर बैठ गई और अपनी तस्वीरें देखने लगी। दिल में ऐसे ही शरारत हुई कि एक ऐसे ही सेक्सी सी तस्वीर शरद को भेज देती हूँ, और अगले ही पल मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सेक्सी कपड़ों की तस्वीर शरद के नंबर पर सेंड कर दी थी। मगर अगले ही पल मेरा सांस सीने में ही रुक गया था, क्योंकि गलती से मैंने वो तस्वीर अपने जेठ के नंबर पर सेंड कर दी थी। मैंने समय देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने सोचा इस समय तो मेरा जेठ सो रहा होता है, लेकिन मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर मेरा जेठ जाग जाता तो मेरी तस्वीर देख लेता, और मैं उससे नजरें मिलाने के काबिल ना रहती। मेरी तस्वीर ऐसी नहीं थी कि कोई गैर मर्द उसको देखता। मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करूं। परेशानी से अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। सोच सोच कर पागल हो रही थी। अब क्या करूं? रात के समय अपने जेठ के कमरे में जाती तो मेरा तमाशा बन जाता। हालांकि मैंने अपनी तरफ से वो पिक्चर डिलीट कर दी थी, लेकिन मुझे फिर भी डर था कि कहीं वो तस्वीर मेरे जेठ के फ़ोन में सेव ना हो गई हो, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है कि डिलीट मैसेज में भी आराम से देखा जा सकता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जेठ के कमरे में जाकर उसका मोबाइल उठाकर उस तस्वीर को डिलीट कर दूं। लेकिन मैं ऐसा करती तो मेरा जेठ मुझे गलत लड़की समझ लेता। फिर भी मैंने डरते डरते कमरे से बाहर झांका। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सब अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहे थे। मेरी तो नींदें उड़ चुकी थी। जब तक मैं अपने जेठ के मोबाइल में अपनी तस्वीर डिलीट ना कर देती मुझे चैन नहीं आता। मैंने अपने कमरे से पाँव बाहर निकाला और दबे पाँव अपने जेठ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी सास या मेरे ससुर ने देख लिया तो मुझ पर शक करते। धीरे से दबे पाँव जेठ के कमरे में पहुंची तो वहां भी अंधेरा छाया हुआ था। मेरा जेठ अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। मैं बड़े ही सावधान अंदाज से चलते हुए बेड की साइड वाली मेज के करीब पहुंची। खुशकिस्मती से मोबाइल वहीं पड़ा था। मैंने मोबाइल उठाकर खोला तो उस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। अब मैं क्या करती? मैं अपने जेठ को देखने लगी, थोड़ी सी कोशिश करके। मेरे लिए वो लॉक खोलना आसान हो सकता था। मैं नींद में पड़े अपने जेठ के करीब गई और उसका अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया तो फौरन ही मोबाइल का लॉक खुल गया था। मैंने जल्दी से हाथ चलाते हुए अपनी तस्वीर डिलीट करने के लिए तस्वीर का फोल्डर खोला, मगर वो खोलते ही मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरी थी, क्योंकि मेरे जेठ की मोबाइल पर मेरी वही एक तस्वीर नहीं, बल्कि ना जाने कितनी तस्वीर और वीडियो थीं, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वो सारी वीडियो और तस्वीरें थीं जो मैं अकेले में बनाया करती थी, और उन तस्वीरों को अपने अलावा मैं किसी को दिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तस्वीर ऐसी नहीं थी कि मेरे अलावा या शरद के अलावा उन्हें कोई तीसरा देखता। मैं फटी-फटी आँखों से अपने जेठ का मोबाइल देख रही थी। मेरे हाथ बुरी तरह काँपने लगे।
तस्वीरें देखकर मुझे एक पल लगा था ये पहचानने में कि मेरे जेठ ने वो तस्वीर कहाँ से हासिल की थी। अपना राज खुल जाने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो ये सोचकर जेठ के कमरे में आ गई थी कि जेठ को औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है, मुझे भी कोई खतरा नहीं होगा। मगर यहाँ तो मेरे जेठ का मोबाइल मेरी अश्लील तस्वीरों से भरा पड़ा था। मेरे जेठ की जो हकीकत मुझ पर खुल रही थी, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। उस दिन मेरी सास के कमरे में बैठकर मेरी सास के कान भर रहा था कि आपकी बहू कमरे में बंद होकर गलत काम करती है, उसके चाल चलन ठीक नहीं है, ना जाने ये लड़की किन चक्करों में पड़ी है। माँ, आपने गलत लड़की को चुन लिया है। आपने लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसके चरित्र की भी अच्छे से जांच पड़ताल करनी थी। उस समय मैं अपने जेठ के ये शब्द सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरा जेठ मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरा जेठ मेरे बंद कमरे और बाथरूम की सारी हकीकत जान चुका था। लेकिन अब उसके मोबाइल में अपनी तस्वीर देखकर मैं सब जान चुकी थी कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरा दिल अब डर से कांपने लगा था। अभी मैं वो सारी तस्वीर डिलीट करना ही चाह रही थी कि मेरा जेठ नींद से जाग गया। मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ। मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो झपट कर उसने मेरे हाथ से ले लिया। गुस्से से बोला, मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? मुझे जेठ पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी तस्वीर क्यों बनाई है? मैं इस घर की बहू हूँ, कैसे बेगैरत मर्द हो, अपनी भाभी की ऐसी तस्वीर मोबाइल में रखी हुई है। मेरा जेठ मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था, फिर कहने लगा, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई, तुम अपने कमरे में होती हो। कैसे मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूँ? ये तस्वीरें तो तुमने खुद बनाई हैं, बल्कि तुमने ही मुझे दी है। मुझे अपने जेठ के सफ़ेद झूठ पर गुस्सा आया था। मैं भला उसे अपनी ऐसी तस्वीरें क्यों देती? मैंने कहा, देखो अच्छा, जैसे भी हुआ जो भी हुआ, अब ऐसा करो, ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। लेकिन मेरे जेठ ने बड़े लापरवाह से अंदाज में टेबल पर रखे गिलास में पानी डाला और घुटकर पीने लगा। मुझे उसके इस अंदाज से बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी के अभी मेरे सामने सारी तस्वीरें डिलीट करो। लेकिन मेरे जेठ ने जो कहा, मैं हैरान रह गई थी। कहने लगा, ये तस्वीरें डिलीट नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं नजर चुरा गई थी। बोला, तुम भी जानती हो कि ये तस्वीरें मैंने कहाँ से ली है और मैं तुम्हारे पति को ये सब कुछ बता दूंगा। उसे बताऊंगा तुम एक गलत औरत हो, तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। वो मुझे धमकाने लगा और आराम से अपने बेड पर तकिए से टेक लगाकर बैठ चुका था। ये सारी तस्वीर मेरे मोबाइल में सेव रहेगी। मैंने उसको धमकाने के लिए कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा पति सब सच जानता है कि ये तस्वीर मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी और किसी भी गैर मर्द से मेरे संबंध नहीं है। मेरे इस बहाने पर मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर हंसा था। लेकिन ये तस्वीरें मेरे पास कैसे पहुंची? अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। उसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए मेरे जेठ ने वो तस्वीर हासिल की थी। ये देखकर मेरा पति भी यकीन ना करता। मेरी सास तो पहले भी मुझे गलत समझती थी। मैं रोने लगी, अपने जेठ को विनती करने लगी कि मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। बदले में वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कमरे से अभी के अभी निकलो। मेरे जेठ ने मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। मैं रोने लगी थी। मैं तो सोच चुकी थी कि ये तस्वीर डिलीट करने के लिए मेरा जेठ जो कहेगा मैं वो सब कुछ कर दूंगी। उस समय मेरी सोचने समझने की सारी ताकतें खत्म हो चुकी थी। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस अपनी वो तस्वीर, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि ये राज मेरे पति शरद के सामने आए। अगर वो राज शरद के सामने आ जाता तो वो मुझे तलाक दे देता और इसीलिए मैं अपने जेठ की हर बात मानने को तैयार थी, जायज नाजायज हर तरीके से। मगर मेरे जेठ ने तो मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। उसे वाकई औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो खूबसूरत मौका हाथ से जाने नहीं देता। मैं कमरे में आकर रोती रही। अब मेरा जेठ सावधान हो चुका था। मुझे तस्वीरें दोबारा डिलीट करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि उसका मोबाइल लेकर मैं तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन मेरा जेठ ये मौका मुझे देता ही नहीं था। मैं हर वक्त अपने जेठ के आगे पीछे घूमने लगी, उसकी विनती करती कि मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो, मगर वो हर बार मुझे मना कर देता और गुस्से से मुझे अपने कमरे से निकाल देता। शरद की कॉल आती तो मैं गायब दिमागी रहती। वो मुझे बार बार पूछता कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं उसे जवाब क्या देती। एक दिन मैंने सोचा, मुझे शरद को सब सच बता देना चाहिए। ऐसे में कब तक डर डर कर जीती रहूंगी। सच्चाई शरद के सामने आने ही थी। आज नहीं तो कल अगर मैं ना बताती
तो मेरा जेठ शरद को सब कुछ बता देता। इससे पहले मुझे अपने तरीके से ये सच्चाई शरद को बता देनी चाहिए। मैंने डरते हुए शरद को बताया कि शरद, मैंने अपने मोबाइल में से कुछ तस्वीरें बनाई थी। मेरी इस बात पर शरद हंसा था। कहने लगा, तो क्या हुआ, तुम्हारा मोबाइल है और मोबाइल से फोटो खींचना कोई गलत बात नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन शरद, वो तस्वीर कुछ अलग है। मेरा मतलब है, मुझे ऐसी तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए थी। वो तस्वीर मैं बाथरूम में नहाते हुए बनाई थी। शरद तो ये बात सुनकर भड़क उठा था। कहने लगा, अभी के अभी वो सारी तस्वीरें डिलीट करो। शरीफ औरतों की ये काम नहीं होते। मोबाइल तो कभी भी चोरी भी हो सकता है। तुमने इस तरीके की तस्वीर अपने फोन में क्यों लगा रखी है? गलती से किसी के हाथ में आ गई तो तुम्हारी सारी तस्वीर वायरल हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। शरद मुझे डांट रहा था, लेकिन अभी तो मैं शरद को सिर्फ अधूरा सच ही बताया था, पूरा सच नहीं बताया था कि ये तस्वीर अपने मोबाइल में बनाती क्यों थी। अगर मैं ये तस्वीरें बनाने का कारण शरद को बता देती तो शायद वो अभी के अभी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। अब मैं खुद को कोसने लगी। काश मुझे ये गलत लत ना लगी होती, तो आज मैं इस मुश्किल का शिकार ना होती। उधर अपने जेठ को मनाती रहती, एक बार वो मेरी तस्वीर डिलीट कर दे, आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं तौबा कर चुकी हूँ। मगर तब जेठ ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं मुंह खोल अपने जेठ को देखती रह गई। अपने जेठ का मकसद जानकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। बार बार अपने जेठ के आगे पीछे घूमना, छुप छुप कर उसके कमरे में आना जाना मेरी सास की नज़र में भी आ गया था। मेरी सास के भी होश उड़े थे। बोली, बहू, किस चक्कर में रहने लगी हो? हमारे घर के ऐसे रिवाज नहीं हैं। तुम्हारा जेठ कुंवारा मर्द है, उसकी कमरे में बार बार क्यों जाती हो? सास की बात सुनकर मैं बौखला गई थी। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कभी भी जेठ की जिम्मेदारी नहीं दी थी। मेरी सास अपने बेटों की जिम्मेदारियां खुद पूरी करती थी। मैंने बहाना बनाया कि मैं अपना मोबाइल ठीक करवाने जाती हूँ, बार बार खराब हो जाता है। लेकिन मेरी सास का शक दूर नहीं हुआ था। सर झटक कर वो कहने लगी कि शरद को जल्दी ही बुलाती हूँ, तुम्हारा चलन अब ठीक नहीं लगता, तुम मेरे घर का माहौल खराब कर रही हो। मैं शर्मिंदगी से नजर झुका गई थी। सास को क्या बताती कि मैं क्या कर चुकी थी। मेरा तो जीना हराम हो चुका था। 1 महीना गुजर गया था। अब मेरा जेठ मुझे कमरे में बुलाता और जी भरकर मुझे ब्लैकमेल करता था। हर बार मैं उसके कमरे में जाती और रोते हुए निकलती थी। पूरा महीना इसी परेशानी में गुजर गया था। मुझे जब मौका मिलता तो मैं अपने जेठ की विनती करती कि अब तो मुझ पर दया करो। मुझ पर जुल्म करते करते 1 महीना पूरा हो चुका है। मैं घुट घुट कर रोती रहती हूँ। तुम्हें मुझ पर दया क्यों नहीं आती? मेरा जेठ नरम नहीं पड़ रहा था। 1 महीने बाद ही शरद वापस इंडिया लौट आया। मैं अपने पति को देखकर पत्थर की बन गई थी। खुशी की बजाय मेरा दिल डर से सिकुड़ गया था। मेरा पति हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया तो मैं डर से सफेद पड़ गई। मैं अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो छोड़कर गया था। मेरा सच जानकर मेरा पति मुझे तलाक दे देता और यही सोच सोच कर मेरा दिल टूटता रहता। मैंने मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और मुस्कुराहट सजाई थी। मेरा दिल रो रहा था। काश मैं पहले की तरह पवित्र और बेदाग रहती, तो पति के आने पर भी मैं खुश हो जाती। मेरा पति मेरे लिए ढेर सारा सामान लेकर आया था। वो बोला, मेरे लिए भी इतना समय तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर मैं तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था ताकि हमें कभी तंगी ना हो। वो मेरा धन्यवाद कर रहा था कि मैंने उसका इंतज़ार किया। मैं शरद की बात पर शर्मिंदगी से रोने लगी। मैं थक चुकी थी, खुद पर गुनाह का बोझ लादे बैठी थी जो मुझे मेरी नज़रों में गिरा गया था। मेरे रोने पर शरद परेशान हो गया। मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ? अब तो मैं आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। पति के आने के बाद भी मैं अपने जेठ से अकेले में यही विनती करती थी कि मुझ पर दया करो, मुझे बर्बाद मत करो। मैं आम सी लड़की थी, गलती से पाप कर बैठी। मेरा जेठ बोला कि मैं तुम्हारी सच्चाई शरद को जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर वो इतने बड़े दिल का मालिक हुआ और सब कुछ सच्चाई जानकर तुम्हें माफ कर देगा, तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, कभी भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं एक ऐसी औरत को अपने घर में स्वीकार करूं, जो गैर मर्दों के अलावा मेरे भाई के सामने भी अपना आप पेश करती हो। मगर हो सकता है मेरा भाई का दिल इतना बड़ा हो और वो तुम्हें माफ़ कर दे। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें कभी भी माफ़ ना करता। जेठ के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी।
पहले दिन से मैं जब जेठ के कमरे में गई थी, इस रोज से वो मुझे अपमानित कर रहा था और हैरान भी कर रहा था जब मैं उसे वीडियो और तस्वीरें डिलीट करने के लिए बोला था। जेठ ने तभी कहा कि अब मुझे शरद का इंतजार है, मैं उसे तुम्हारा ये कारनामा जरूर दिखाऊंगा। अगर मैं खुद मोबाइल ठीक ना करता तो मुझ पर कभी ये राज ना खुलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम करती हो। मैं अपनी इस गलती पर सर पकड़कर रोती थी। अपनी फोटो डिलीट करवाने के लिए मैंने अपने जेठ के सामने अपना आप भी पेश कर दिया। मेरा जेठ मेरे इस ऑफर पर हक्का बक्का रह गया था। बोला, तुम तो वाकई बहुत ही नीच लड़की हो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ तस्वीरें तक ही सीमित रहती हो, लेकिन तुम तो अपना शरीर भी मुझे सौंपने पर राजी हो गई। अगर तुम मेरे साथ ये काम करवाने को तैयार हो तो तुम किसी दूसरे मर्द के साथ भी ये काम कर सकती हो। तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। तुम एक धोखेबाज और चरित्रहीन लड़की हो जो पति के गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से जिस्मानी सुकून हासिल करना चाहती हो। मैं इतने अपमान पर कटकर रह गई थी, मगर मेरे जेठ ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि मेरी ऑफर पर उसने कहा कि तुम जैसी औरत को छूना भी पसंद नहीं करता। मेरी मंगेतर भी बहुत ही हसीन लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई इसका दीवाना हो जाता था। मैं भी हो गया था। मैं भी उससे प्यार कर बैठा था, लेकिन मैंने उससे मंगनी तोड़ दी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लूज कैरेक्टर की थी। उसके दूसरे मर्दों के साथ भी संबंध थे। मुझे तब से ही औरतों से सख्त नफरत है। क्या हम भाइयों के नसीब में ऐसी ही औरतें रह गई थीं? मैं अपने भाई के घर में ऐसी चरित्रहीन औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा भाई वहां परदेश में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए मारा मारा फिर रहा है और तुम यहाँ इसकी इज्जत खराब कर रही हो। जेठ ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। एक दिन जब घर के सारे लोग घर पर मौजूद ना थे, सिर्फ मैं, मेरा जेठ और शरद थे, तो मेरे जेठ ने मेरी सारी असलियत शरद के सामने खोलकर रख दी कि तुम्हारी पत्नी ने फेसबुक पर एक पर्सनल गुप्त अकाउंट बनाया हुआ है, जिस पर अपना ये चेहरा छुपाकर अपनी सेक्सी तस्वीरें डालती है। इसके बदन को हजारों सैकड़ों अय्याश मर्द देखते हैं और इसके फिगर की तारीफें करते हैं और गंदे गंदे कमेंट भी पास करते हैं, और ये लड़की खुश होती है। मैं सर झुकाकर रोने लगी। शरद मुझे अविश्वास से देख रहा था। फिर वो अपने भाई पर गुस्से से चीख पड़ा कि आप मेरी मासूम पत्नी पर ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे जेठ ने मेरी आईडी खोलकर मेरे पति के हाथ में फ़ोन थमा दिया, मेरा मोबाइल ठीक करते हुए। जब मेरे जेठ ने मोबाइल खोला तो सारा मोबाइल चेक किया और वहाँ मेरी आईडी भी देख ली और उसके स्क्रीनशॉट लेकर रख दिए थे। मैं तो अपनी तरफ से आईडी डिलीट कर चुकी थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सबूत हैं। मैं रोने लगी। अपने पति से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी कि मैं गलती कर बैठी थी। मैं अब अपनी आईडी डिलीट कर चुकी हूँ। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं रोती रही, विनती कर रही थी, लेकिन शरद ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए माँ के घर आ गई। मैं एक छोटी सी गलती से अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। मेरी माँ ने जब सच्चाई सुनी तो उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी उसके अलावा किसी दूसरे को अपनी खूबसूरती दिखाए, और तुमने तो हद ही कर दी। अब मुझे जिंदगी से नफरत हो गई थी। शरद के बिना जीने का मैं सोच नहीं सकती थी। टाइम पास के लिए मैं वो गलत हरकत कर बैठी थी कि शायद इस तरह मैं अकेलेपन का शिकार नहीं होंगी, लेकिन खुद को बर्बाद कर चुकी थी। जिंदगी से तंग आकर मैंने चूहे मारने का जहर खा लिया। अब मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अभी मेरी जिंदगी मुझ पर मेहरबान थी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। शरद मेरे सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। शरद के पीछे मेरा जेठ भी खड़ा हुआ था। मैं नजरें चुरा गई और आंसू बहाकर तकिया में समाने लगे। मैंने कहा, शरद, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अब जिंदा भी रहूं। मैं तुम्हारा मान तोड़ दिया। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन खुद को बदलने के लिए गलत राह पर चल पड़ी थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा फैसला अपनी जगह ठीक है। मुझ जैसी औरत को तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहिए। शरद ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, तुम अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत मेरे दिल में कम कर चुकी हो, लेकिन फिर भी साहिल भैया के समझाने पर मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, आगे अगर जरा सी भी कोई गलती मेरी नज़र में आएगी, वो दिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। शरद के इतने बड़े दिल पर मैं हैरान हो गई थी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था, मुझे एक मौका दिया था। शरद बाहर चला गया, लेकिन मेरा जेठ कमरे से बाहर नहीं गया था। वो मेरे बेड के पास आया, कहने लगा,
परी, मैं शरद को सिर्फ तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी आईडी के बारे में बताया था। शरद को ये नहीं बताया कि तुम अपनी तस्वीरों को डिलीट करवाने के चक्कर में अपना आप मेरे सामने पेश कर चुकी थी। अगर ये सच्चाई मैं शरद को बता देता तो शायद शरद तुम्हें कभी ना अपनाता, लेकिन मैं सच्चाई शरद को नहीं बताई है। उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में भी कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। तुम्हारी सच्चाई मैंने इसीलिए शरद को नहीं बताई क्योंकि आज तक तुमने जो भी किया सिर्फ तस्वीर तक सीमित थी। इसके अलावा तुमने कभी किसी गैर मर्द के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं बनाए थे। पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही मैंने ये सच्चाई शरद से छुपाई थी। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम पर शक हुआ मैं खुद सारी सच्चाई शरद को बताकर तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मैंने अपने जेठ का धन्यवाद किया था। मेरा जेठ बाकी बहुत ही अच्छा इंसान था। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की थी कि उसकी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छी और वफादार लड़की आए। कुछ ही दिन बाद ठीक होकर मैं घर वापस आ गई थी। मैंने अपने सारे गलत शौक छोड़ दिए थे और पूरे जी जान से शरद और अपने ससुराल की सेवा में लग गई थी। मैं शरद को या अपनी ससुराल में किसी को भी अब कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि लोग मेरी तरफ उंगली उठाते। शरद वाकई बहुत अच्छा था। उसने मेरी सारी गलतियों को माफ करके मुझे दिल से अपना लिया था। मुझे वैसा ही प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर ही शर्म महसूस होती है कि मैं अपनी पति की मजबूरी को नहीं समझी और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए गलत शौक पाल लिए थे। आखिर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लड़कियों की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, उसे संभाल कर रखें। आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी इज्जत को तार तार कर सकती है। अगर किसी की किस्मत में शरद जैसा सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी नहीं होता। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।